किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सोचिए, वो चलती कैसे हैं? दरअसल ये परिवहन के नेटवर्क पर टिकी होती है, जो एक तरह से शरीर की नसों की तरह काम करती हैं। जैसे नसें हमारे शरीर को जिंदा रखती हैं, वैसे ही ये सड़कें, रेल की पटरियां, ये सब मिलकर एक देश को ताकत देते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की ये जीवन रेखाएं आखिर हैं क्या, और ये काम कैसे करती हैं? चलिए आज इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। आज की हमारी चर्चा 6 हिस्सों में बटी होगी। हम जीवन रेखाओं के कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, फिर परिवहन के अलग अलग साधनों को देखेंगे। इसके बाद भारत के विशाल सड़क नेटवर्क, रेलवे और पाइपलाइन नेटवर्क को समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर देश को कैसे जोड़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं परिवहन के 3 मुख्य तरीकों की: जमीन, पानी और हवा। हमारे सोर्स मटेरियल का ये फ्लोचार्ट देखिए, ये पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाता है। ट्रांसपोर्ट के 3 मेन हिस्से हैं: स्थल, जल और वायु। स्थल यानी जमीन पर चलने वाले। ट्रांसपोर्ट में सड़कें, रेलवे और पाइपलाइनें आती हैं। आज हम मुख्य रूप से इसी स्थल परिवहन पर ध्यान देंगे, क्योंकि यही देश की अंदरूनी अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ है। तो अब आते हैं भारत की सबसे फैली हुई और शायद सबसे जरूरी परिवहन प्रणाली पर, हमारे देश का विशाल सड़क नेटवर्क। इसे सच में राष्ट्र की नसें कहा जा सकता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 62.16 लाख किलोमीटर। 2020-21 के आंकड़ों के हिसाब से भारत का सड़क नेटवर्क इतना लंबा है। ये दुनिया के सबसे बड़े रोड नेटवर्क्स में से एक है। मतलब वाकई में ये बहुत बड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि सड़कें इतनी जरूरी क्यों हैं? सोर्स मटेरियल बताता है कि रेलवे के मुकाबले सड़कों के कई फायदे हैं। पहली बात, इन्हें बनाने का खर्चा कम आता है। दूसरी बात, इन्हें ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में भी बनाया जा सकता है, जहां ट्रेन की पटरी बिछाना नामुमकिन सा होता है। और हाँ, कम लोगों या थोड़े सामान को कम दूरी तक ले जाने के लिए ये ज्यादा सस्ती पड़ती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये डोर टू डोर सर्विस देती हैं। मतलब ये हमें सीधे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बंदरगाहों तक पहुंचाती हैं। इसी नेटवर्क को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। इसका मकसद बहुत बड़ा और साफ है। देश के 4 बड़े महानगरों दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को 6 लेन सुपर हाईवे से जोड़ना। इससे इन बड़े आर्थिक सेंटर्स के बीच का समय और दूरी दोनों कम हो जाएंगे। और इस पूरे प्रोजेक्ट को NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया देख रहा है। और ये मैप दिखाता है कि ये प्रोजेक्ट कितना विशाल है। इस नक्शे में हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे स्वर्णिम चतुर्भुज देश के चारों कोनों को जोड़ रहा है। इसके साथ ही इसमें उत्तर दक्षिण गलियारा भी है, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और पूर्व पश्चिम गलियारा है, जो सिलचर को पोरबंदर से मिलाता है। और ये सब सिर्फ नक्शों पर नहीं है, बल्कि जमीन पर हकीकत बन चुका है। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे की ये तस्वीर देखिए। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि ये नए सुपर हाईवे कितने आधुनिक और हाई क्वालिटी के बन रहे हैं। लेकिन उन मुश्किल इलाकों का क्या, जो देश की सीमाओं पर हैं? खैर, उसके लिए एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है, सीमा सड़क संगठन, जिसे हम BRO कहते हैं। इसे 1960 में बनाया गया था, और इसका काम देश के उत्तरी और उत्तर पूर्वी बॉर्डर वाले इलाकों में स्ट्रैटेजिक सड़कें बनाना और उनका ध्यान रखना है। और ये तस्वीरें खुद बताती हैं कि BRO कितनी मुश्किल परिस्थितियों में काम करता है। एक तरफ घुमावदार पहाड़ी रास्ते, तो दूसरी तरफ भारी बर्फ से ढकी सड़कें। उनका काम किसी बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती से कम नहीं है। ये उन जगहों पर कनेक्टिविटी बनाते हैं जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। BRO की सबसे शानदार उपलब्धियों में से एक है अटल टनल। जैसा कि सोर्स में बताया गया है, ये 9.02 किलोमीटर लंबी दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। ये टनल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से पूरे साल जोड़े रखती है। सोचिए, पहले ये इलाका भारी बर्फबारी की वजह से साल के 6 महीने पूरी दुनिया से कट जाता था। ये वाकई में एक क्रांति है। चलिए अब सड़कों की दुनिया से आगे बढ़ते हैं और देश की एक और अहम लाइफलाइन यानी इसकी स्टील की धमनियों की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय रेलवे की। भारतीय रेलवे का इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प है। पहली ट्रेन 1853 में चली थी, मुंबई और ठाणे के बीच। सिर्फ 34 किलोमीटर का सफर था। और आज भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है।
ये हमारी अर्थव्यवस्था, इंडस्ट्री और खेती-बाड़ी के लिए एक इंजन की तरह काम करता है। पर इस नेटवर्क को बनाना पूरे देश में एक जैसा आसान नहीं रहा है। सोर्स हमें बताता है कि उत्तर भारत के विशाल और समतल मैदानों में रेलवे लाइन बिछाना काफी आसान था, क्योंकि वहां जमीन सपाट है और आबादी भी ज्यादा है। लेकिन हिमालय के पहाड़ी इलाकों में, जहां ऊंची नीची जमीन है, आबादी कम है और आर्थिक मौके भी कम है, वहां पटरियां बिछाना बेहद मुश्किल और महंगा काम रहा है। अब हम जमीन पर चलने वाले तीसरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं। एक ऐसा नेटवर्क जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहता है, पर है बहुत जरूरी, पाइपलाइन नेटवर्क। देखिए, पुराने जमाने में पाइपलाइनों से सिर्फ पानी पहुंचाया जाता था, लेकिन आज इनकी अहमियत बहुत बढ़ गई है। आज इनसे कच्चा तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस को सीधे तेल के कुओं से रिफाइनरियों और पावर प्लांट्स तक पहुंचाया जाता है। जैसा कि सोर्स में लिखा है, ठोस चीजों को भी घोल या स्लरी बनाकर इनसे भेजा जा सकता है। हाँ, इनको बनाने में शुरू में बहुत पैसा लगता है, लेकिन एक बार बन जाने के बाद इन्हें चलाने का खर्च बहुत कम आता है। पाइपलाइनों ने तो देश का औद्योगिक नक्शा ही बदल दिया है। प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहला, कच्चा तेल या गैस निकाला जाता है। दूसरा, इसे पाइपों के एक बड़े से नेटवर्क के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचाया जाता है। और तीसरा, इसी की वजह से आज बरौनी, मथुरा और पानीपत जैसे देश के अंदरूनी हिस्सों में, जो समंदर से बहुत दूर हैं, वहां भी बड़ी बड़ी रिफाइनरियां और खाद के कारखाने लगाना मुमकिन हो पाया है। तो हमने सड़कों, रेलवे और पाइपलाइनों को अलग अलग देख लिया, लेकिन ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? आइए अब इन्हें एक पूरे सिस्टम की तरह समझते हैं। समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि ये सारे सिस्टम अकेले काम नहीं करते। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सड़कें लोगों और सामान को रेलवे स्टेशनों तक पहुंचाती हैं, रेलवे उन्हें बंदरगाहों तक ले जाता है, और पाइपलाइनें उन इंडस्ट्रीज को कच्चा माल पहुंचाती हैं जो सड़क और रेल दोनों का इस्तेमाल करती हैं। ये एक जटिल, आपस में गुथा हुआ जाल है जो सच में हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। सोर्स मटेरियल में एक लाइन है जो इस पूरी बात का निचोड़ है। लोकल, नेशनल और ग्लोबल व्यापार के लिए ट्रांसपोर्ट का एक घना और कुशल नेटवर्क एक पहली शर्त है। इसके बिना आज के ज़माने में आर्थिक तरक्की के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। और ये सारी बातें हमें भविष्य से जुड़े एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जिन नेटवर्क्स की हमने आज बात की, वो 20वीं और 21वीं सदी की ज़रूरतों के हिसाब से बने थे। तो सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलेगी और हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था की इन जीवन रेखाओं की अगली पीढ़ी कैसी दिखेगी।